हेलो एवरीवन, फिर से आप सभी के लिए एक न्यू ड्रामा लेकर आ गई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड जिया के साथ होती है, जो कि अभी सुपरमार्केट में शॉपिंग करने आई थी। यहाँ पर सेल्स लगी होती है और जिया जल्दी जल्दी सारी सस्ती चीजें खरीद लेती है। पर जब वो बिल पे करने जाती है तो उसे पता लगता है कि उसके कार्ड में पैसे ही नहीं है। जिया स्टाफ से कहती है कि आप वापस से चेक करो, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अभी जल्द ही मेरी 3000 सैलरी मिली थी। स्टाफ वापस से चेक करके बताती है कि आपके कार्ड में बस इतना ही पैसा है जिसमें सिर्फ एक अंडा आएगा। फिर जिया बहुत ही अपसेट हो जाती है और पीछे से लोग उसे आवाज दे रहे होते हैं कि वो जल्दी करे। तो जिया को इसे एक अंडे को ही लेके जाना पड़ता है। फिर जिया अपनी मम्मी को कॉल करके उनसे पूछती है कि क्या आपने मेरे सारे पैसे ले लिए। तो जिया की मॉम उसे चिल्लाती है कि एक तो तुम इतने कम पैसे कमाती हो और अगर मैंने ले ली तो तुम चिल्ला रही हो। देखो, हमें तुम्हारे भाई की शादी के लिए पैसे जमा करने और घर खरीदने के लिए 1 मिलियन चाहिए। तो जाओ तुम 1 मिलियन का इंतजाम करो और अगर पैसे ना जमा कर पाओ तो घर आकर शादी कर लो। तो जिया इतने सारे पैसे सुनकर शॉक हो जाती है और कहती है कि आखिर मैं 1 मिलियन कहाँ से लाऊंगी, मैं महीने का 3500 कमाती हूँ और सारे पैसे तो आप ही ले लेती हो और मुझे खाने को भी कितनी प्रॉब्लम हो रही है। और रही बात आपके बताए हुए उस ओल्ड मैन से शादी करने की, तो वो मैं कभी नहीं करूंगी। तो जिया की मॉम कहती है कि तुम एक बार प्रेग्नेंट हो चुकी हो और तुम्हारे 2 ट्विंस हुए थे। सोचो ऐसी लड़की से कौन ही शादी करेगा। देखो, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है चूज करने का, चुपचाप घर आओ और जैसा मैं कह रही हूँ शादी करो। ये सब बोलकर जिया की मॉम कॉल कट कर देती है। फिर जिया सोचती है कि मैं कभी कॉम्प्रोमाइज करके उस ओल्ड मैन से शादी नहीं करूंगी, लेकिन आखिर में 1 मिलियन कहाँ से लाऊं। अब तभी जिया को कहीं से आवाज आने लगती है और हम देखते हैं कि यहाँ मॉल में 2 बच्चे यहाँ माइक में अनाउंस कर रहे होते हैं कि हम दोनों बच्चों के लिए एक मम्मी चाहिए और हमारे डैडी के लिए एक वाइफ चाहिए। जो हमारा ऑफर एक्सेप्ट करेंगी उन्हें हम 5 मिलियन देंगे और साथ ही साथ वो बहुत ही रिच होने वाली है, हर चीज़ उनके पास लग्जरियस रहेगी, आपको विला में रहने के लिए मिलेगा और साथ ही साथ आपको ब्लाइंड डेट के लिए भी कोई परेशान नहीं करेगा। तो जो भी लड़की सिंगल हो और शादी करना चाहती हो वो हमारा ऑफर एक्सेप्ट कर ले। आखिर आपको ऑफर में बाय 1 गेट 1 फ्री का भी ऑफर मिल रहा है, हम दोनों क्यूट क्यूट बेबी के साथ। जिया यहाँ पर आकर ये सब सुन ही रही होती है कि तभी दोनों बच्चे इसे देख लेते हैं और फिर जल्दी से इसके पास आकर इसे मम्मी कहने लगते हैं। ये सुनकर तो जिया शॉक ही हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम इस ड्रामा के हीरो शैन को देखते हैं और शैन अभी भी 6 साल पहले वाली उस लड़की की तलाश में होता है और असिस्टेंट उसे बताता है कि उस लड़की के बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली और प्रेसिडेंट आपके दोनों बच्चे शाओ और बाओ बाजू वाले मॉल गए हैं आपके लिए वाइफ ढूंढने के लिए। ये सुनकर शैन को गुस्सा आती है और वो तुरंत ही मॉल आ जाता है और अपने गार्ड्स के साथ शाओ और बाओ को ढूंढने लगता है। और तभी ये लोग की नज़र यहाँ जिया पर पड़ती है और ये लोग देख लेते हैं कि बच्चे उसके साथ हैं। जैसे ही शैन अपने बच्चों को आवाज़ देता है तो बच्चे उसे देख के डर जाते हैं और जल्दी से जिया से कहने लगते हैं कि मम्मी प्लीज़ हमारी हेल्प करो, ये लोग चोर हैं और हमें पकड़ने आए हैं। तो जिया बच्चों को बचाने के लिए जल्दी से उन्हें कार्ट में डाल देती है और उन्हें भगा के ऐसे लेके जा रही होती है। बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और यहाँ पर शैन के गार्ड्स इन लोग के पीछे लग जाते हैं और शैन दूसरे रास्ते से जिया के सामने आ जाता है और पीछे से शैन के गार्ड्स खड़े होते हैं, इसलिए जिया को भागने का मौका ही नहीं मिलता। तभी जिया इसे चिल्लाने लगती है कि चोर कहीं के, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई दिन के उजालों में बच्चे को चुराने की। ऐसा बोलते हुए जिया शैन के सर पर अपना अंडा फोड़ देती है। ये देखकर तो बहुत शौक रह जाता है और कहता है कि डैडी का तो फेस ही खराब हो गया, अब तो इन्हें कोई नहीं पसंद करेगा। जिया सुनकर शौक हो जाती है और कहती है कि क्या ये तुम्हारे डैडी है। फिर जिया जल्दी से टिश्यू निकाल कर शैन को देते हुए उसे माफी मांगने लगती है। तभी शैन भी जिया को देख लेता है और सोचता है कि ये लड़की मुझे जानी पहचानी लग रही है। तभी बाओ से पूछने लगता है कि मम्मी क्या आप सिंगल हो, क्या आप हमारे डैडी से शादी करोगी, अगर करोगी तो हम आपको 5 मिलियन देंगे। तभी शैन बाओ को चिल्लाता है कि आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। फिर जिया दोनों बच्चों से पूछने लग जाती है कि आखिर तुम लोग मुझे मम्मी क्यों कह रहे हो। तो शाह कहती है कि वो इसलिए क्योंकि मेरा भाई मम्मी पर गया है और मैं डैडी पर, और क्योंकि आप भाई की तरह दिखती हो इसलिए हम लोग आपको देखते ही पहचान गए कि आप ही हमारी मम्मी हो। फिर यहाँ पर जिया सोचने लगती है कि सच में ये बच्चे उसे काफी मिल रहे हैं। जिया सोचती है कि अगर आज उसके ट्विन जिंदा होते तो शायद वो लोग भी आज इतने ही बड़े होते। वो याद करती है कि नर्स ने उसे बताई थी कि उसके दोनों बच्चे मिसिंग हो गए। अब फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और शाओ तो बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है, कहती है कि मेरे पास मम्मी नहीं है इसलिए सभी लोग किंडरगार्टन में मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो शैन जल्दी से शाओ को चुप कराता है, कहता है कि सब डैडी की गलती है। फिर बाओ जिया को मनाने लगता है कि वो इन लोग की मम्मी बन जाए क्योंकि इन लोग के पास बचपन से ही मॉम का प्यार नहीं मिला है। तभी यहाँ पर जिया को किसी बंदे की कॉल आती है और वो बताता है कि उसकी फैमिली ने 2 लाख उधार ले लिए और अब वो सारे पैसे इसे भरने पड़ेंगे और अगर वो पैसे नहीं भरेगी तो उसे आगे प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। जिया को बहुत ही गुस्सा आती है कि उसके मॉम डैड ने उसके कार्ड पर इतने ज़्यादा पैसे उधार ले लिए, वो भी उसे बिना बताए। फिर जिया शैन से कहती है कि हम शादी कर लेते हैं, देखो मुझे कोई 5 मिलियन नहीं चाहिए, तुम बस मुझे 2 लाख दे देना। ये सुनते के साथ ही शैन सोचता
है कि मैंने सही एक्सपेक्ट किया था, ये बस पैसों की लालची लड़की है। लेकिन अब क्योंकि शाह और बाव को एक मम्मी देने की जरूरत थी और इन दोनों को ये लड़की काफी पसंद है, तो क्यों ना मैं इन लोग की विश पूरी कर देता हूँ। इस लड़की को पैसे ही चाहिए ना, तो मैं दे देता हूँ। तभी बाव कहने लगता है कि मम्मी आपको पैसों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरे डैडी बहुत ही ज्यादा रिच है, आप बिना फिक्र करे डैडी से शादी कर लो और आपको बदले में जो प्रॉपर्टी चाहिए वो ले लेना। तभी शैन जल्दी से बाव का मुंह बंद करता है और जिया से कहता है कि बचपन से इसकी आदत है, इसे लोगों के सामने रिच बनने का बड़ा शौक है, इसलिए सारे झूठ कह देता है। देखो मुझे तुमसे शादी करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं बहुत ही ज्यादा गरीब हूँ। मैं बस एक ऑर्डिनरी सी जॉब करता हूँ और अपने बॉस का छोटा मोटा काम कर देता हूँ। जिया कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग शादी के बाद एक स्टेबल जॉब ढूंढ लेंगे और मेहनत से पैसे कमाकर बच्चों की अच्छी लाइफ बनाएंगे। फिर शाओ और बाव तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और जल्दी से जिया के पास जाकर उसे हक कर लेते हैं। कहते हैं कि अब हमारे पास भी मम्मी है। फिर शैन भी इन लोग को देखकर खुश होता है और बाव इसे कहने लगता है कि डैडी अब आपको जल्दी से मम्मी के साथ जाकर मैरिज सर्टिफिकेट लेना चाहिए। फिर शैन तुरंत ही जिया से उसका फोन मांगता है और उसे तुरंत ही 2 लाख ट्रांसफर कर देता है और इसे कहता है कि देखो ये मेरी बची कुची सारी सेविंग्स थी, इससे ज्यादा मुझसे मांगने की सोचना भी मत, मैं बहुत ही गरीब हूँ। जिया कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मुझे बस इतने ही पैसों की जरूरत थी, उल्टा तुम ये उधार समझो, मेरे पास जैसे ही पैसे आ जाएंगे मैं तुम्हें सारे वापस कर दूंगी। फिर जिया तुरंत ही उधार वाले को सारे पैसे भर देती है और इसके पास बस थोड़े से पैसे बचते हैं, जिसे देखकर ये बड़ी खुश होती है और शाओ और बाव से कहती है कि चलो मैं तुम लोग के लिए गिफ्ट खरीदने चलती हूँ। फिर बच्चे तो बड़े खुश जाते हैं और ये सब देखकर शैन सोचता है कि मेरे पैसे लेकर मेरी बच्चे को खुश करने का सोच रही है। सच में लड़की कितनी कंजूस और चालाक है। अब जिया यहाँ एक शॉप आकर दोनों बच्चों के लिए जेड पेंडेंट चूज करती है जो कि 1500 का होता है। तो जिया स्टाफ से कहती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, क्या तुम मुझे डिस्काउंट दे सकती हो। तभी शैन जिया से पूछता है कि मैंने अभी तो तुम्हें पैसे दिया था, तो तुम ऐसा क्यों कह रही हो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तो जिया कहती है कि तुमने जो पैसे दिए उससे मैंने अभी अपना सारा कर्जा भर दी और ये देखो अब मेरे अकाउंट में सिर्फ 1000 बचा है, और देखो तुम तो इतने हैंडसम हो ना, तो क्यों ना डिस्काउंट मांगने में तुम मेरी हेल्प करो। और फिर जिया को शैन की मदद से डिस्काउंट मिल जाता है और वो जल्दी से नेकलेस लाकर दोनों बच्चों को पहना देती है। शैन कहता है कि अब तुम्हारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, आखिर इतनी महंगी गिफ्ट बच्चों को देने की क्या जरूरत थी। जिया कहती है कि तो क्या हुआ अगर मेरे पास कोई पैसे नहीं है तो, आखिर मुझे बच्चों को गिफ्ट देना तो बनता ही था ना, मुझे इन्हें दिखाना था कि मैं स्टेप मदर हूँ, तो क्या हुआ, स्टेप मदर भी रियल मदर की तरह ही होती है। तो शैनी से कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम इनकी रियल मॉम की तरह हो, और वैसे अब तुम्हारे सारे पैसे खर्च हो गए हैं तो तुम क्या करने वाली हो। जिया कहती है कि पैसे खर्च हो गए तो क्या हुआ, वापस कमाए भी तो जा सकते हैं ना, मेरे पास एक पार्ट टाइम जॉब है जिससे मैं जल्दी पैसे कमा लेती हूँ, और बस अब मुझे एक फुल टाइम जॉब ढूंढना होगा। और वैसे तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम क्या जॉब करते हो। तो शैन कहने लगता है कि मैं गो ग्रुप कंपनी में काम करता हूँ, मेरा मतलब है कि मैं वहाँ छोटी मोटी पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। बॉस मुझसे जो भी इधर उधर जाने का काम कहते हैं मेरे को वही करना होता है। तो गो ग्रुप कंपनी का नाम सुनकर जिया कहती है कि ये तो बहुत बड़ी कंपनी है, तुम तो सच में बहुत ही ज़्यादा लकी हो जो तुम्हें इस कंपनी में काम करने का मौका मिल रहा है। तो शैन कहता है कि देखो इतने साल कमाने के बाद भी मेरा ना खुद का घर है, ना मेरे पास खुद की कार है, ना सेविंग्स है, तो क्या तुम माइंड नहीं करोगी। जिया कहती है कि मुझे इन सब बातों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सोचती है कि मेरी मॉम के बताए हुए उस ओल्ड मैन से शादी करने से अच्छा है कि मैं इस हैंडसम डिवोर्स मैन से शादी कर लूँ जिसके 2 बच्चे हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिया और शैन दोनों कोर्ट जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर निकलते हैं और दोनों ही बच्चे बाव और शाओ मिलकर इन लोग को कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं और इन दोनों को ही अलग अलग साइड से धक्का देकर इन लोग की एक्सीडेंटली किस करवा देते हैं और इन दोनों को ऐसे देखकर बड़े खुश हो रहे होते हैं। और तभी जिया और शैन जल्दी से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। अब तभी यहाँ पर जिया को उसकी मॉम का कॉल आता है और वो उसे चिल्लाकर तुरंत घर आने का कहती है। फिर जिया शैन को जल्दी से अपना मैरिज सर्टिफिकेट पकड़ाकर उसे कहती है कि तुम मेरे लिए इसका ध्यान रखना, ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर शैन अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और उसे जिया के बारे में इंफॉर्मेशन पता करने के लिए कहता है और बोलता है कि मुझे शक हो गया है कि 6 साल पहले वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि यही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया के घर पे उसके भाई हान ने अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आया होता है और वो उसे कहता है कि मैंग तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, एक बार बस मेरी सिस्टर शादी कर ले और उसकी ब्राइड प्राइस मुझे मिल जाए, फिर मैं जल्द से जल्द हमारी वेडिंग का अरेंजमेंट करता हूँ। और जिया की मॉम ऐसे कहने लगती है कि मेरी प्यारी डॉटर इन लॉ तुम जल्दी से मेरे बेटे के साथ घर में आ जाओ, मुझे अपना ग्रैंडसन देखना है जल्द से जल्द। तो मैंग कहती है कि पहले मुझे शहर में एक घर चाहिए और क्या पता आपकी प्यारी बेटी शादी करने के लिए रेडी नहीं हुई तो पैसे का क्या होगा। तो जिया के डैड कहते हैं कि उसकी हिम्मत भी नहीं हो सकती, उससे शादी करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया अपने घर ही पहुंच रही होती है और वो साथ ही साथ दोनों बच्चों से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। शाओ और बाव कह रहे होते हैं कि मम्मी आप अब भी हमें छोड़कर गई हो और अभी से हम लोग इतना ज्यादा मिस कर रहे हैं आपको। जिया कहते हैं कि फिक्र मत करो, मैं जल्दी तुम लोग से मिलने आऊंगी। फिर जैसे ही अपने घर पे पहुंचती है तो इसकी मॉम गुस्से में इसे एक स्ट्रैप लगा देती है
है और इसका फोन नीचे गिर जाता है। और फिर शाओ और बाओ जिया की फिक्र करने लगते हैं कि आखिर जिया का फोन अचानक से डार्क क्यों हो गया। ये लोग समझ जाते हैं कि लगता है मम्मी मुसीबत में है, हमें जल्दी से चल के डैडी को बताना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शैन अपने ऑफिस में होता है और इसका असिस्टेंट इसे जिया की इन्फॉर्मेशन ला के देता है और बताता है कि बॉस आपकी वाइफ के पेरेंट्स आपकी वाइफ से बिल्कुल प्यार नहीं करते और वो अपनी बेटी से ज़्यादा अपने बेटे को प्रीफर करते हैं। बचपन से ही उनके पेरेंट्स ने उन्हें काफ़ी परेशान किया है और वो 5 से 6 जॉब्स करती है हर दिन और आपकी वाइफ के सारे पैसे उनकी मॉम खून की तरह चूस जाती है। और इतना ही नहीं, आपकी वाइफ के कार्ड के ऊपर उन लोगों ने पूरा 2 लाख कर्जा भी ले लिया था। ये सुनने के बाद शैन सोचता है कि अब मुझे समझ आया कि उसने मुझसे 2 लाख अपनी फैमिली का कर्जा भरने के लिए ली थी। तभी यहाँ पर शाओ और बाओ पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि डैडी एक मुसीबत आ गई है, मम्मी खतरे में है। ये सुनकर शैन भी शॉक हो जाता है। ये सुनते के साथ ही शैन अपने असिस्टेंट को कार रेडी करने के लिए बोलता है और तुरंत ही अपने बच्चे के साथ निकलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया की मॉम उसे स्लैप मारकर उसका पर्स छीन कर उसमें हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन ढूंढ रही होती है और पूछती है कि तुमने कहाँ छुपाई हो। तो जिया भी कह देती है कि मैं उस ओल्ड मैन से शादी नहीं करूंगी। तो इसकी मॉम से कहती है कि तुम्हें शादी तो करनी पड़ेगी, हमने 1 मिलियन की डील भी कर ली है, अगर तुम शादी नहीं करोगी तो हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे। तो जिया कहती है कि आखिर आप लोग मेरे कैसे पेरेंट्स हैं, आपने मेरा कार्ड चुरा लिया और उसके ऊपर पूरे 2 लाख उधार ले लिए। आपको पता भी है कि मुझे लोन वालों से कॉल आया था और उन्होंने कहा कि अगर मैंने उनके सारे पैसे वापस नहीं करी तो वो लोग मेरी फोटो लेकर बेच देंगे और मेरी इज्जत खराब करेंगे। तो जिया का भाई हान कहता है कि इसीलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि तुम चुपचाप से शादी कर लो, शादी कर लोगी तो अपने आप को बेचना नहीं पड़ेगा। देखो, अगर तुम चुपचाप से उस ओल्ड मैन से शादी कर लोगी तो मुझे पैसे मिलेंगे और मैं अपने लिए वेडिंग हाउस खरीद पाऊंगा और साथ ही साथ हमारी फैमिली जिंदगी भर के लिए खुश रहने वाली है। तुम हमारे बारे में सोचो। तो जिया अपने भाई को चिल्लाती है कि तुम कितने बेशरम हो, मैं किसी ओल्ड मैन से शादी नहीं करने वाली। तो जिया के डैड उसे चिल्लाकर कहते हैं कि तुम चाहो या ना चाहो शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी। तो जिया कहती है कि ये 21st सेंचुरी है और मेरी शादी का डिसीजन मेरा है। और वैसे भी वो ओल्ड मैन रिच है तो क्या हुआ, आखिर उसका 5 बार डिवोर्स हो चुका है और वो तो मेरी दादा की एज का है। डैड, क्या आपको शर्म नहीं आएगी ऐसे इंसान से मेरी शादी करवाते हुए। तो हान कहता है कि सिस्टर, मॉम डैड तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहे हैं। तुम जैसी लड़की जिसने बाहर 1 नाइट स्टैंड करके 2 बच्चे करिए, ऐसी लड़की से कोई शादी नहीं करेगा। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि कोई तो तुमसे शादी करने के लिए रेडी है। फिर हान की गर्लफ्रेंड मैंग भी कहने लगती है कि सिस्टर, मैंने सुनी हूँ कि तुम्हारे पास तो कोई ढंग की जॉब भी नहीं है, तुम कोई भी काम करती रहती हो, कभी गार्बेज क्लीनिंग का, कभी फूड डिलीवरी का। तुम्हें तो खुश होना चाहिए था कि हमारी वजह से तुम्हें कोई रिच बंदा मिल रहा है। फिर जिया की मॉम कहने लगती है कि देखो, इतनी अच्छी मुझे डॉटर इन लॉ मिल गई है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें अपने ब्रदर और अपने सिस्टर इन लॉ के लिए घर खरीदने का मौका मिल रहा है। तो जिया कहती है कि अच्छा, तो मैं ये खुश हूँ कि मेरा भाई कितना शेमलेस है, जो खुद तो पैसे कमाता नहीं और मेरे पैसे ले लेता है। ये सुनकर हान की गर्लफ्रेंड मैंग को बहुत ही गुस्सा आता है और हान कहता है कि सिस्टर, तुम हमारे लिए इतना तो कर ही सकती हो। जिया की मॉम से चिल्लाती है कि आखिर मैंने तुम जैसी सेल्फिश लड़की को कैसे पैदा करी। देखो, तुम्हें शादी तो करनी पड़ेगी, हमें 1 मिलियन चाहिए। तो जिया भी कह देती है कि मैं शादी नहीं करूंगी क्योंकि मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। ये सुनकर तो जिया के मॉम डैड और उसका भाई शॉक हो जाते हैं। फिर जिया जल्दी से अपने रूम में चली जाती है और जिया की मॉम उसे चिल्लाकर रूम से बाहर निकलने का कह रही होती है। तभी जिया यहाँ पर देखती है कि उसकी सेविंग्स गायब है। वो बाहर आकर इन लोग से पूछती है कि आखिर किसने मेरे पैसे ले लिए, पूरे 20,000 थे। तो मैंग कहती है कि सिर्फ 20,000 के लिए तुम इतना सुना रही हो और उसे सेविंग्स कह रही हो, तुम्हें शर्म भी नहीं आ रही। तो जिया कहती है कि वो पैसे तो मेरे थे ना, तो मुझे वापस करो। तो जिया की मॉम कहती है कि वो मेरे आने वाले ग्रैंडसन के स्कूल के लिए है, तो वो अब तुम्हें नहीं मिलने वाले। तो जिया कहती है कि आखिर आप लोग मेरी कैसी फैमिली है। मैंग कहती है कि देखो, मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ बनने वाली हूँ और तुम्हारे थोड़े से पैसे खर्च कर ली तो इसमें क्या है। तो जिया इसे चिल्लाती है कि तुम कितनी बड़ी शेमलेस हो ना, ये सभी को दिख रहा है। तो जिया की मॉम उसे स्लैप मारती है और कहती है कि अभी इसी वक्त मैंग से माफी मांगो, तुम उसे ऐसा कैसे बोल सकती हो, वो तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है। तो जिया कहती है कि आपने मुझे मारा, वो भी इसके लिए, मैंने इतनी मेहनत से पैसे कमा कर वो बचाए हुए थे और मैंने टाइम पर घर के खर्चे के लिए भी सारे पैसे दिए थे, तो आखिर आप अपने ग्रैंडसन के लिए मेरे पैसे कैसे ले सकती हो। आपने पेरेंट्स होने के नाते कभी मेरी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं करी। तो जिया की मॉम उसे मारते हुए कहती है कि हमने तुम्हें खिलाया पिलाया और अपने घर में रहने दिया, तो क्या तुम अपनी फैमिली को इस तरीके से रिपे करोगी। देखो, तुम एक लड़की हो और तुम्हारा भाई लड़का, और तुम इससे कंपैरिजन कैसे कर सकती हो। अब यहाँ कार से आते हुए शैन को उसका असिस्टेंट इस बारे में बता रहा होता है कि उसकी वाइफ के बारे में ये भी पता लगा है कि उसके 2 बच्चे हुए थे जो कि ट्विंस थे, पर वो खो गए थे और उनके डैड के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। अब ये सुनकर तो शैन को और शक हो रहा होता है कि जिया सच में वही लड़की है, इसलिए ये अपने असिस्टेंट को कार और ज़्यादा फास्ट ड्राइव करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया अपनी मॉम को रोकती है और उनसे कहती है कि मैं समझ गई, आपकी नज़र में सिर्फ यही आपका बेटा है
और मैं तो बस आपके लिए एटीएम मशीन हूँ। जिया की मम कहती है कि हाँ तुमने एकदम सही समझा है, इसलिए अब चुपचाप से शादी कर लो ताकि मेरे आने वाले ग्रैंडसन का फ्यूचर बन सके। तो जिया कहती है कि आपका एक बेटा तो कोई काम का नहीं है और आप चाहती हैं कि उसका भी एक और बेटा आ जाए जो कि घर में मुफ्त में खाए पिए और कुछ काम भी ना करे। ये सुनकर मैंग को गुस्सा आता है और वो जिया को चिल्लाने लगती है। फिर जिया का भाई हान उसे पकड़ लेता है और जिया की मॉम उसे स्टिक से और मार रही होती है। और हान और मैंग कह रहे होते हैं कि मॉम अगर ये शादी करने के लिए नहीं मान रही है तो हम इसे डायरेक्ट उस ओल्ड मैन के घर भेज देते हैं और उससे पैसे ले लेते हैं, हमारा काम हो जाएगा। तो जिया कहती है कि ऐसा करने की सोचना भी मत, नहीं तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी और अगर आप लोगों ने जबरदस्ती मेरी शादी करवा भी दी है तो भी मैं आप लोगों को पैसे लेने नहीं दूंगी, फिर आप लोग क्या कर लोगे। तो इसके मॉम डैड इस पर और गुस्सा करने लग जाते हैं और वो इसे मारने के लिए कोई चीज फेंकते हैं। पर तभी यहाँ पर शाओ और बाओ पहुंचकर जिया को प्रोटेक्ट करने लगते हैं और कहते हैं कि हमारे रहते हुए आखिर हमारी मम्मी को कौन बुली कर सकता है। शैन भी यहाँ पहुंच जाता है और वो कहता है कि तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को बुली करने की। और फिर वो जिया के भाई हान को दूर ढकेलता है और जिया के मॉम डैड से कहता है कि मैं जिया का हस्बैंड हूँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे बात करो। और फिर जिया की मॉम इन लोग को चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम लोग कौन हो, हमारे घर में कैसे घुस सकते हो। तो बाओ इन लोग को मैरिज सर्टिफिकेट दिखाते हुए बताता है कि मेरे डैडी ने मम्मी से शादी की। और यहाँ पर शैन जिया के आंसू पोंछने में लगा होता है। तभी जिया के डैड उसे चिल्लाने लगते हैं कि तुम कितनी बड़ी लूजर हो, तुमने ऐसे बंदे से शादी कर ली जिसके 2 बच्चे हैं। फिर जिया की मॉम पूछती है कि आखिर इसने ब्राइड प्राइस में तुम्हें कितने पैसे दिए हैं। तो जिया कहती है कि इसने कोई पैसे नहीं दिया और ना ही मुझे कोई पैसे चाहिए। तो ये सुनकर जिया की मॉम शॉक हो जाती है और शैन को चिल्लाने लगती है कि गरीब कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से शादी करने की, इसी वक्त तुम दोनों डिवोर्स लोगे। फिर जिया के डैड तो उसे चिल्लाते हुए कहने लग जाते हैं कि हमें तुम जैसी बेटी बिल्कुल नहीं चाहिए। तो जिया कहती है कि क्या कोइंसिडेंस है, मुझे भी आप जैसे पेरेंट्स बिल्कुल नहीं चाहिए। तो हान की गर्लफ्रेंड मैंग कहने लगती है कि अभी तो हमने अपना वेडिंग घर भी नहीं लिए। तो हान अपने मॉम डैड से कहता है कि अभी तो हमने ब्राइड प्राइस के लिए पैसे भी नहीं जमा किए, आपको कुछ करना होगा, नहीं तो मैं अपने फादर इन लॉ और मदर इन लॉ को क्या बोलूंगा। फिर जिया रोते हुए शाओ और बाओ से कहती है कि हम लोग यहाँ से चलते हैं। तो जिया की मॉम उसे रोककर कहती है कि तुम इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जा सकती हो, इस फाइल के अंदर तुम्हारे अब तक के सारे खर्चे के बारे में मैंने लिखी हुई हूँ, जो अब तक हम लोगों ने तुम्हें बचपन से अब तक पालने में खर्चा किया है और ये टोटल पूरे 1 मिलियन है, ये दिए बिना तुम यहाँ से नहीं जा सकती। तो जिया कहती है कि आप मुझे लूटने की कोशिश कर रही हैं, आखिर इतने पैसे कैसे होंगे। तो उसकी मॉम से काउंट करवाती है कि उसके खाने पीने, कपड़े, स्कूल की फीस, मेडिकल फीस और वगैरह वगैरह। वो कहती है कि अगर तुमने ये सारे पैसे नहीं दी तो फिर तुम्हें चुपचाप से उस रिच मैन से शादी करना ही पड़ेगा। तो बाओ कहता है कि सिर्फ 1 मिलियन की बात है और ओल्ड आंटी आप ऐसे बात कर रही हैं। और फिर शाओ और बाओ अपने अपने बैग में से बहुत सारे पैसे गिराते हैं। ये पैसे देखकर ये लोग तो शॉक हो जाते हैं और हान कहता है कि ये तो 1 मिलियन से भी ज़्यादा दिख रहे हैं। तो बाओ बताता है कि हाँ ये पूरे 3 मिलियन है। ये देखकर जिया के डैड पूछने लग जाते हैं कि आखिर इन गरीबों के पास इतने पैसे आए कहाँ से। तो बाओ जल्दी से बताने लगता है कि मेरे डैड इस शहर के सबसे रिचेस्ट मैन हैं और वो गू ग्रुप कंपनी के ओनर हैं। तभी शैन जल्दी से बाओ का मुंह बंद करता है और इन लोगों से कहता है कि मैं मिस्टर गू का ड्राइवर हूँ। तो जिया की मम कहती है कि मुझे लगा ही था, आखिर तुम अमीर कैसे हो सकते थे। तभी मैंग सोचती है कि हैंडसम है तो क्या हुआ, है तो ये गरीब, नहीं तो मैं इसे छीन लेती। फिर शैन इन लोगों से कहता है कि आप लोग को ये पैसे नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, और फिर अपने बच्चे से कहता है कि तुम लोग उठा लो। पर फिर जिया के डैड रोकते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमें ये पैसे चाहिए। डैड कहते हैं कि आखिर तुमने हमारी बेटी से शादी की है तो हम समझ लेंगे कि जो एक्स्ट्रा 2 मिलियन है वो तुम ब्राइड प्राइस के तौर पे दे रहे हो। और फिर जिया के मॉम डैड तो जिया और बच्चों को नीचे ढकेल देते हैं और कहते हैं कि अब तुम लोग निकलो यहाँ से और यहाँ से कोई पैसा लेने का सोचना भी मत। तभी जिया जल्दी से दोनों बच्चों की केयर करने लगती है और तभी वो देखती है कि दोनों के हाथ पर ही सेम बर्थ मार्क है और उसे याद आता है कि नर्स ने उसे बताई थी कि उसके दोनों ट्विंस पर भी हाथ में बर्थ मार्क था। फिर जिया अपनी मॉम को चिल्लाने लगती है कि आप लोग कैसे हो गए जो एक बच्चे को भी नहीं छोड़ रहे। तो जिया की मॉम से चिल्लाती है और कहती है कि तुम मेरी बेटी हो और इन 2 बच्चों के लिए तुम मुझसे लड़ रही हो। ओ अब मुझे समझ आया, तुम इन 2 बच्चों को अपने बच्चे की तरह ट्रीट कर रही होंगी। देखो वो बच्चे तो 5 साल पहले मर भी गए और तुम किसी की स्टेप मदर बनने का सोच रही हो। सच में तुम तो कितनी ज्यादा शेमलेस हो। तो जिया कहती है कि मेरे बच्चे मरे नहीं है और मैं उन्हें एक दिन ढूंढ के रहूंगी। तो जिया के डैडी से चिल्लाती हैं कि जब तुम कॉलेज में थी तो तुम ग्रेजुएट होने से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी और तुमने हमारी फैमिली का नाम खराब किया, इसलिए यहाँ से बाहर जाने के बाद हमारी फैमिली का नाम तक नहीं लेना कि तुम हमारी फैमिली की डॉटर हो। हान भी कहता है कि हाँ सिस्टर, अब मेरा आपके साथ कोई रिश्ता नहीं होगा। तो जिया कहती है कि ठीक है, आप लोग को जैसा मंजूर, मुझे भी अब आपकी फैमिली के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है। फिर शैन जिया से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे पास। तो जिया की मॉम कहती है कि देखो ये एक गरीब ड्राइवर है और इसके पास 2 बच्चे भी हैं, तुम इसके साथ जाओगी तो बहुत सफर करने वाली हो, इसलिए सोच लेना यहाँ से जाने के बाद ये तुम्हारा घर नहीं रहेगा और दोबारा यहाँ कभी हेल्प के लिए मत आना। तो जिया भी कहती है कि हाँ ठीक है, अब से ये मेरा घर है ही नहीं। और फिर वो शैन के साथ यहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद जिया शैन के साथ जाते हुए उसे पूछती है कि क्या शाओ और बाओ तुम्हारे असली बच्चे हैं।
तो ये हंसकर कहता है कि ऑफ कोर्स हाँ, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैंने कहीं से उठा के लाया हूँ। तो जिया पूछती है कि फिर इन लोग की सगी मॉम कहाँ पर है। शेन कहता है कि एक्चुअली मेरा और उसका रिश्ता एक्सीडेंटली हुआ था और हम दोनों की लाइफस्टाइल बहुत ही डिफरेंट है, इसलिए हमारा डिवोर्स हो गया। फिर जिया अपसेट हो जाती है और सोचती है कि आखिर मैं ये क्या सोच रही थी, ये दोनों मेरे बच्चे थोड़ी ना है, मेरे बच्चे तो घूम चुके हैं। फिर यहाँ जिया शेन से पूछने लगती है कि फिर जो अभी तुमने 3 मिलियन दिए थे उसका क्या, इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए। तो शेन बताता है कि एक्चुअली में वो सब फेक मनी है। तो जिया शॉक होती है और कहती है कि फिर हम लोग यहाँ वेट क्या कर रहे हैं, चलो जल्दी से भागो। फिर इसके बाद ये लोग शेन के घर के बाहर पहुंचते हैं और बाव कहता है कि मम्मी अब से ये आपका भी घर है। तो जिया शॉक होकर पूछती है कि क्या इतना बड़ा घर तुम्हारा है। तो शेन कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, एक्चुअली मेरे कजिन का घर है, वो अब्रॉड में रहने चला गया है ना, और मेरे पास तो रेंट भरने के भी पैसे नहीं है, तो उसने मुझ पे तरस खा के हमें यहाँ पे रहने के लिए घर दे दिया। जिया तो बड़ी खुश जाती है और कहती है कि कितनी अच्छी बात है, तुम्हारे पास एक रिच कजिन है। फिर शाओ और बाओ जल्दी से जिया को घर में लेके जाते हैं और उसे पूरा घर दिखाने लगते हैं। फिर जिया तो बहुत ही ज्यादा खुश जाती है और शेन से कहती है कि ये तो मेरे सपनों का घर है। फिर शाओ और बाओ शेन से कहने लगते हैं कि डैडी हमें बहुत भूख लग रही है, तो हमारी फेवरेट डिश बना दो। शेन कहता है कि ठीक है, तुम्हारी मॉम के आने की खुशी में हम सेलिब्रेट करेंगे और मैं बहुत सारी डिशेस बनाऊंगा। तो जिया शॉक होकर पूछती है कि तुम्हें कुकिंग करना भी आता है। तो बाओ कहता है कि मम्मी आप बहुत ही ज्यादा लकी हो, मेरे डैड को कुकिंग भी आती है और बाकी सब कुछ भी आता है, आपने इनसे शादी करके बहुत ही अच्छा काम करी हो। फिर शेन कहता है कि मैं जा रहा हूँ कुकिंग करने। तो जिया कहती है कि चलो मैं भी हेल्प करती हूँ। तो शाह और बाव कहते हैं कि फिर हम भी हेल्प करेंगे। फिर इसके बाद शेन कुकिंग करने जाता है और ये तीनों मिलके बस इसे देखने वाली हेल्प करते हैं। फिर इसके बाद ये सभी डिनर करने के लिए बैठते हैं और जिया कहती है कि तुम तो कितनी अच्छी कुकिंग करते हो। तो शेन कहता है कि एक्चुअली मैंने ट्रेनिंग लिया हूँ, पहले मैं इतनी गंदी कुकिंग करता था कि बच्चों को वॉमिटिंग हो जाती थी। एक्चुअली मैंने जो बच्चों के लिए बेबी सीटर हायर किया था वो बच्चों का ठीक से ध्यान नहीं रख रही थी और ये लोग बीमार हो जा रहे थे, तो इसीलिए मैंने खुद कुकिंग करना स्टार्ट किया। जिया को बहुत ही बुरा लगता है कि बेचारे ने अकेले कितनी मेहनत से दोनों बच्चों को पाला है। फिर शेन से पूछता है कि तुम क्या सोच रही हो। तो जिया कहती है कि कुछ नहीं, हम दोनों अब बहुत ही मेहनत करेंगे और पैसे कमा कर अच्छे से हैप्पी फैमिली रहेंगे। तो शेन कहता है कि ठीक है भाई। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिया कुछ डिजाइन्स पर काम कर रही होती है और शेन आकर उसे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। तो जिया इसे बताती है कि मैंने नाइट मार्केट के लिए कुछ कपड़े डिजाइन करने का सोची हूँ। तो शेन इसकी डिजाइन देखकर कहता है कि तुम्हारी डिजाइन इतनी अच्छी है कि तुम एक फैशन डिजाइनर बन सकती हो। तो जिया कहती है कि एक्चुअली मैं भी बनना चाहती हूँ, पर मैंने जितनी भी कंपनी को अपना रेज्यूमे भेजी वो लोग मुझे जॉब पे नहीं लेना चाहते, शायद मेरे पास कॉलेज डिग्री नहीं है इसीलिए मुझे कहीं जॉब नहीं मिलेगी। तो शेन कहता है कि क्यों ना तुम गू ग्रुप कंपनी में अपना रेज्यूमे दो, देखो वो कंपनी बहुत ही अच्छी है और वहाँ पर क्वालिफिकेशन नहीं बल्कि तुम्हारा टैलेंट देखा जाएगा, तो क्या पता तुम्हें वहाँ पर जॉब मिल जाए। तो जिया कहती है कि ठीक है, फिर मैं रेज्यूमे अपना वहाँ पर भेजती हूँ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शेन अपने असिस्टेंट को कॉल करके जिया को अपनी कंपनी में जॉब दिलवाने के लिए कह देता है और समझाता है कि उसे एचआर को कहकर अच्छी पोजीशन पे जॉब दिलवाए। और शेन अपने असिस्टेंट को कहकर अपनी एक्स वाइफ और बच्चों के डीएनए टेस्ट को वापस से चेक करवाने का कहता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया को कंपनी से कॉल आ जाती है कि उसे इतनी हायर पोजीशन पे जॉब मिल रही है कि उसकी सैलरी 1 लाख रहेगी। ये सुनकर जिया इतनी ज्यादा खुश जाती है कि वो जल्दी से जाकर शेन को हक कर लेती है और उसे बताती है कि मैं एक फैशन डिजाइनर बन गई हूँ और मेरी सैलरी 1 लाख है, मैं तो ये सपने में भी नहीं सोच सकती थी, सच में तुम मेरे लकी चार्म हो। ऐसा बोलकर जिया शेन को किस कर रही होती है और तभी दोनों बच्चे इन लोग को देखकर अपनी आंख बंद करने लगते हैं और कहते हैं कि मम्मी डैडी हमने कुछ नहीं देखा, आप लोग कंटिन्यू रखो। फिर जिया बहुत ही शाय होकर शेन से कोई बहाना बनाकर चली जाती है। नेक्स्ट डे हम कंपनी में हान और मैंग को देखते हैं। हान इसे मना रहा होता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं हमारी वेडिंग हाउस के लिए पैसे जमा करूंगा, सारी गलती मेरी सिस्टर जिया की है और उसके गरीब हस्बैंड की, उन लोगों ने हमें फेक मनी दे दी और हमें पता भी नहीं चला। तो मैंग कहती है कि देखो मैं नहीं जानती हूँ, तुमने मुझसे शादी करे हो और अब हमारा बच्चा भी होने वाला है, अगर तुमने घर नहीं खरीदे तो मैं तुमसे डिवोर्स ले लूंगी। तभी यहाँ कंपनी में जिया आई होती है और इसे देखकर हान कहने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो जिया कहती है कि मैं यहाँ पर काम करने आई हूँ, ऐसा बोलकर वो जा रही होती है। तो मैंग कहती है कि आखिर तुम जैसी पर्सन को इतनी बड़ी कंपनी में कौन जॉब देगा। तो हान कहता है कि मैंग तुम फिक्र मत करो, ये जरूर यहाँ पर क्लीनर की जॉब करने आई होगी और टॉयलेट क्लीन करने जा रही होगी, कहाँ तुम एक फैशन डिजाइनर और कहाँ ये क्लीनर। तो जिया अपना आईडी कार्ड दिखाती है और कहती है कि मैं भी इस कंपनी में फैशन डिजाइनर की जॉब करने वाली हूँ। ऐसा बोलकर वो चली जाती है और मैंग को बहुत ही गुस्सा आता है कि आखिर ऐसा कैसे। दूसरी तरफ जिया कंपनी देखकर बड़ी खुश हो रही होती है कि ये तो सच में बहुत ही बड़ी कंपनी है। तभी मैनेजर यहाँ पर जिया का वेलकम करने लगती है और वो सोचती है कि हेडक्वार्टर से ऑर्डर आया है
कि मिस जिया को यहाँ पर अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाए। फिर मैनेजर जिया को उसका ऑफिस दिखाकर उसका काम समझा देती है। तभी यहाँ पर कंपनी का डायरेक्टर आकर सभी एम्प्लॉयज़ को इस बारे में बताता है कि कल कंपनी में कोई फेमस क्लाइंट आने वाला है, तो सभी लोग अपनी अपनी डिज़ाइन उसे दिखा सकते हैं। अगर इन लोग को प्रोजेक्ट मिल गया तो ये लोग बहुत ही लकी हो जाएंगे और इन लोग को प्रमोशन मिलेगा। जिया तो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का सोच लेती है, तो मैंग इसका मजाक उड़ाने लगती है कि तुम अभी नई नई यहाँ पर आई हो और अपने आप को समझती क्या हो। पर जिया हार नहीं मानती। वो घर आने के बाद डिज़ाइन की प्रिपरेशन में लग जाती है। शैनी से कहता है कि आज तुम्हारा फर्स्ट डे था और तुम्हें ओवर टाइम काम मिल गया है क्या। तो जिया इसे डिज़ाइन कंपटीशन के बारे में बताती है कि कल क्लाइंट आने वाला है और मुझे अपनी बहुत ही अच्छी डिज़ाइन तैयार करनी है ताकि मैं अपने आप को प्रूफ करके दिखा सकूँ। और तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम जाके सो जाओ, मैं अपना काम कंप्लीट करने के बाद सो जाऊंगी। फिर रात में हम देखते हैं कि फाइनली जिया अपना डिज़ाइन कंप्लीट करके सो जाती है। फिर नेक्स्ट डे मीटिंग में हम देखते हैं कि क्लाइंट को किसी का भी डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा होता है। तभी जिया क्लाइंट से कहती है कि आप क्यों ना मेरा डिज़ाइन देखो। और फिर जिया अपने डिज़ाइन का प्रेजेंटेशन देती है और ये क्लाइंट को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और वो उसके साथ प्रोजेक्ट करने के लिए मान जाती है। तो यहाँ पर मैंग को बहुत ही ज़्यादा जेलसी होती है कि आखिर जिया का सब कुछ अच्छा कैसे चल रहा है। क्लाइंट जिया से पूछ रही होती है कि आखिर उसे ये सारी डिज़ाइन कितनी नॉलेज कैसे। तो जिया बताती है कि उसे एंटीक वगैरह की चीज़ें में काफ़ी इंटरेस्टेड है, इसलिए उसे इतनी नॉलेज हो गई। तभी मैंग जल्दी से क्लाइंट को झूठ बताने लगती है कि जिया ने मुझे बताई थी कि उसके घर पे बहुत सारे एंटीक्स है जो कि कई महंगे हैं और उसे उन सबको देखते ही बहुत ही नॉलेज मिली है। तो क्यों ना हम जिया के घर पे जाए और हम भी उन एंटीक को देखकर इन्फॉर्मेशन लें। फिर मैनेजर भी जिया से कहता है कि हाँ ये आइडिया अच्छा है। तो क्लाइंट तो तुरंत ही खुश जाती है और कहती है कि ठीक है फिर बस जिया, हम लोग आपका एंटीक देखना चाहेंगे। तो आज रात आप हमें अपने घर पे इनवाइट कर रही है नहीं। जिया तो मना करना चाह रही होती है पर मैनेजर और क्लाइंट तुरंत ही कह देते हैं कि हम लोग रात में टाइम पर डिनर के लिए पहुंच जाएंगे। फिर यहाँ पर मैंग जिया से कहती है कि आज तो तुम्हारी बेइज्जती होके रहेगी। फिर इसके बाद जिया तुरंत ही बाव को कॉल करके कह देती है कि मेरे साथ मेरे कलीग आज घर पे आने वाले हैं, तो तुम लोग दरवाजा मत खोलना। पर फिर कॉल रखते ही दोनों बच्चे आपस में डिसाइड करते हैं कि हमें मम्मी की हेल्प करनी होगी और उनकी इज्जत बढ़ाना होगा। फिर बाव तुरंत ही बटलर को कॉल करके घर बुलाता है और शैन को भी कॉल करके कह देता है कि मम्मी के गेस्ट आने वाले हैं, तो डैडी आप जल्दी से घर पहुंचकर अच्छा सा डिनर प्रिपेयर करो। और फिर शाह और बाव मिलकर सभी मेड्स वगैरह को बुलाकर सारी प्रिपरेशन करवा देते हैं। फिर उसके बाद जिया इन सभी को लेकर शैन के घर के बाहर पहुंचती है और फिर एक्टिंग करने लगती है कि सॉरी मैं तो भूल ही गई थी कि घर पे कोई है नहीं और चाबी मैं भूल गई हूँ, तो आज तो शायद हम लोग अंदर नहीं जा पाएंगे। तभी शाह और बाव दरवाजा खोल देते हैं और इन लोग का जल्दी से घर में वेलकम करते हैं। फिर जिया को भी इन लोग को अंदर लेके जाना ही पड़ता है और फिर जैसे ये लोग अंदर घर पे आते हैं तो सारी चीजें देखकर शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि जिया तुम्हारा घर नहीं, ये तो म्यूजियम है। अब इतने सारे महंगे एंटिक्स को देखकर क्लाइंट तो बहुत ही खुश हो रही होती है। तभी मैंग कहने लगती है कि ज़रूर ये सब फेक होंगे, पर क्लाइंट इन्हें टच करके कह देती है कि ये तो असली है, मुझे इतने सालों का एक्सपीरियंस है। फिर यहाँ घर पे जो सारे ड्रिंक्स रखे होते हैं मैनेजर उन्हें देखकर कहता है कि ये तो कितने महंगे हैं। जिया कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हमारी कंपनी के सीईओ की वाइफ होगी। तो मैंग और हान कहने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसका हस्बैंड तो बहुत ही ज्यादा गरीब है। फिर शाह और बाव कहने लगते हैं कि मम्मी चलो हम लोग डिनर के लिए चलते हैं। अब इतना सारा एक्सपेंसिव डिनर देखकर ये सभी लोग तो बहुत ही शॉक होते हैं। तभी जिया इसे पूछती है कि क्या तुम अपने सारे क्रेडिट कार्ड का पैसा खर्च कर रहे हो। तो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं बाद में तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। फिर हम देखते हैं कि शैन मैनेजर को ड्रिंक सर्व कर रहा होता है और जैसे ही मैनेजर शैन की तरफ देखता है तो वो शॉक हो जाता है और उसे पूछता है कि मिस्टर गो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो इन दोनों को ऐसे बातें करते हुए देखकर जिया पूछती है कि क्या तुम मैनेजर को जानते हो। तो शैन जल्दी से बहाना बनाकर कहता है कि मैं मिस्टर गो का ड्राइवर हूँ ना, तो ऑफकोर्स मैं मैनेजर को जानता हूँ। फिर मैनेजर शैन से डर के जल्दी से बहाना बनाकर क्लाइंट के साथ यहाँ से चला जाता है ताकि शैन कहीं गुस्सा ना हो जाए कि ये लोग उसकी वाइफ को कितना परेशान कर रहे हैं। फिर सभी तो यहाँ से चले जाते हैं पर हान और मैंग यहीं पर ही बैठे रहते हैं। फिर हान जिया से कहता है कि सिस्टर तुम हमारे पीठ पीछे इतने लग्जरियस घर में रह रही हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें फेक मनी देने की, अब तुम्हें उसका बदला चुकाना होगा, इसलिए अब तुम चुपचाप इस घर की जमीन मेरे नाम कर दो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो जिया इन लोग को चिल्लाती है और कहती है कि तुम लोग कितने ज़्यादा शेमलेस हो। पहली बात तो ये कि ये घर मेरा नहीं है और दूसरी बात ये कि अब मेरा तुम्हारी फैमिली के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो तुम लोग मुझसे कैसे ये घर मांग सकते हो। तो मैंग पूछती है कि अगर ये घर तुम्हारा नहीं है तो क्या तुम्हारे गरीब हस्बैंड का है। शैन कहने लगता है कि तुम लोग को ये घर पसंद आया तो कितनी अच्छी बात है और फिर ये जल्दी से एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर आता है और इन लोगों से कहता है कि मेरा कजिन किसी को ढूंढ ही रहा था जो ये घर उससे ले ले। एक्चुअली इस घर के ऊपर 1 बिलियन का कर्जा है, तो तुम लोग कर्जा भर के ये घर ले लेना। ये सुनकर तो हान और बैंक शॉक हो जाते हैं और हान तुरंत ही इसे कॉन्ट्रैक्ट वापस कर देता है कि वो इस पे साइन नहीं करेगा। और फिर हान और बैंक कहते हैं कि तुम लोग अपना कर्जा खुद ही भरो, हमें ये घर नहीं चाहिए, ऐसा बोलकर वो चले जाते हैं। फिर इन लोग के जाने के बाद जिया बहुत ही अपसेट हो जाती है कि हस्बैंड हम लोग के ऊपर इतने सारे पैसों का कर्जा है,
तो शैन कहता है कि अरे मैंने उन लोगों को 1 बिलियन के कर्जे के बारे में झूठ बोला ताकि मैं उन्हें यहाँ से भगा सकूँ। फिर जिया पूछती है कि वैसे ये जो सारे टेबल पे खाना है इसका पैसा और तुमने जो सारी चीज़ों का इंतजाम करे हो उनके ऊपर कितना पैसा खर्च हो गया होगा, आखिर हम ये सब पैसे कैसे भरेंगे। शैन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने ये सब क्रेडिट कार्ड पे नहीं लिया हूँ। तो जिया शॉक होकर पूछती है कि फिर तुम्हारे पास ये सारे पैसे कैसे आए, क्या तुमने चोरी करे। तो शैन बताता है कि ये सारी चीज़ें मेरे कजिन के वेयर हाउस में रखी थी, तो मैंने तुम्हारी हेल्प करने के लिए सब मंगवा लिया। और ये जो खाने की डिशेस है ये तो मुझे बहुत ही सस्ते में मिल गई डिस्काउंट पर, तो मैंने ले लिया। फिर जिया ये सब सुनने के बाद खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है फिर देरी किस बात की, चलो हम लोग सारी डिशेस खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि कंपनी में नई वाइस प्रेसिडेंट की एंट्री होती है जिसका नाम लिन है। सभी एम्प्लॉयज उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो मिस्टर गू की वाइफ है। अब जैसे ही लिन यहाँ पर जिया को देखती है तो वो याद करने लगती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं। एक्चुअली ये दोनों कॉलेज क्लासमेट्स थे और क्योंकि लिन को शैन को फंसाना था लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, इसलिए उसने जिया को ड्रग देकर उसके साथ रूम में भेज दी थी ताकि वो उसे बच्चा लेकर शैन की वाइफ बन सके। अब फ्लैशबैक खत्म होने के बाद लिन यहाँ जिया से कहने लगती है कि तुम तो वही हो ना जिसके बारे में रूमर फैली थी कि तुमने किसी वाइल्ड मैन के साथ 1 नाइट स्टैंड करके बच्चे करी थी। तो जी ऐसी कहती है कि तुम तो अभी भी पहले की तरह ही हो, तुम्हारे मुंह से अभी भी बेकार बातें ही निकलती है। तभी मैं कहने लगती है कि आखिर तुम हमारी वाइस प्रेसिडेंट से कैसे बात कर रही हो। अब तभी लिन को किसी का कॉल आने लगता है और वो जिया को वार्न करती है कि अब तुम देखना यहाँ पर तुम्हारे अच्छे दिन खत्म, ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लिन यहाँ किसी बंदे से कॉल पर बात कर रही होती है और उसे समझा देती है कि गु अगर वापस से डीएनए टेस्ट करने की कोशिश करे तो उसे कुछ भी सच नहीं पता लगना चाहिए कि वो बच्चे इसके लिए। नेक्स्ट डे हम कंपनी में हम देखते हैं कि शैन की ग्रैंड माँ यहाँ क्लीनर बनने की एक्टिंग करके आई होती है और वो देखना चाह रही होती है कि आखिर मेरी डॉटर इन लॉ कैसी दिखती है, कि आखिर मेरे ग्रैंडसन को इतनी क्यों पसंद है। अब तभी यहाँ महंगाई होती है और गलती से ग्रैंड माँ से उसके ऊपर गंदा पानी लग जाता है। तो मैंग तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और ग्रैंडमा को चिल्लाने लगती है कि क्लीनर कहीं की तुम्हें दिख नहीं रहा है। तभी जिया यहाँ पर आकर शैन की ग्रैंडमा की उठाने में हेल्प करती है और उन्हें यहाँ से लेके जाकर उनके हाथ पे मेडिसिन भी लगाती है। फिर ग्रैंडमा तो जिया से बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और तभी यहाँ पर एक एम्प्लॉय जिया को मीटिंग के लिए बुलाती है। फिर जिया के यहाँ से जाते ही ग्रैंडमा को उसकी फिक्र होने लगती है कि कहीं वो लोग उसे बुली ना करें, तो इसलिए ग्रैंडमा भी यहाँ पर क्लीनिंग का बहाना करते हुए आ जाती है। यहाँ मीटिंग में लिन तो जिया से बदला लेने के लिए उसके डिजाइन किए प्रोजेक्ट का काम मैंग को दे रही होती है। तो जिया यहाँ पर अपने लिए आवाज उठाती है कि ये प्रोजेक्ट उसका था तो आखिर वो किसी और को कैसे दे सकती है, पर लिन तो नहीं मानती। वो कहती है कि मैं यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट हूँ तो मेरी चलेगी। ऐसा बोलकर लिन यहाँ से जा रही होती है और तभी ग्रैंडमा से गलती से क्लीनिंग करने वाला गंदा पानी इसके ऊपर गिर जाता है। फिर लिन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और ये ग्रैंडमा पर गुस्सा करने लगती है और उनके ऊपर कोई क्लीनिंग वाला स्प्रे भी डाल रही होती है। तभी यहाँ पर जल्दी से जिया आकर ग्रैंडमा को प्रोटेक्ट करती है और इसे चिल्लाती है कि आखिर वो एक ओल्ड लेडी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तो लिन कहती है कि यहाँ पर एज नहीं देखा जाता बल्कि स्टेटस देखा जाता है, आखिर मैं यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट हूँ और ये बस एक क्लीनर है तो इसे मुझसे नील डाउन होकर माफ़ी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो मैं इसे इसी तरीके की सज़ा दूंगी। तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम तो क्या गू ग्रुप कंपनी का कोई भी यहाँ पर आ जाएगा ना तो भी वो मुझे नील डाउन नहीं करवा सकता। तो लिन और बैंक कहने लगते हैं कि तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम गू ग्रुप कंपनी की चेयरमैन हो। तो ग्रैंडमा बोल देती है कि हाँ मैं गू ग्रुप कंपनी की चेयरमैन ही हूँ, पर ये लोग कोई भी बिलीव नहीं करता। और ग्रैंडमा तुरंत ही शैन को कॉल करके यहाँ पर आने का कह देती है और उसे चिल्लाती है कि आखिर उसने अपनी कंपनी में कैसे एम्प्लॉयज़ को हायर करके रखा हुआ है। पर यहाँ पर मैंग और लिन को बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता और ये लोग ग्रैंडमा को बुली किए जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर शैन पहुँच जाता है और वो लिन को चिल्लाता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई चेयरवुमेन के साथ ऐसे बिहेव करने की। लिन तो यहाँ पर इससे माफ़ी मांगने लगती है और तभी जिया तो बहुत ही ज़्यादा शॉक होती है कि आखिर शैन यहाँ पर क्या कर रहा है और वो कौन है। पर फिर शैन जल्दी से अपने असिस्टेंट को यहाँ पर बुलाकर उसे मिस्टर गो बना देता है और वो ऐसे एक्टिंग करता है कि ये उसकी ग्रैंडमा है और मिस्टर गो की ग्रैंडमा बनने की बस एक्टिंग कर रही थी। फिर जिया इसकी बातों पर बिलीव कर रही है और ये सब सुनकर लिन को समझ आ जाता है कि शैन ने जिया से सब झूठ बोला हुआ है और उसने तो उसे अपनी रिच वाली आइडेंटिटी के बारे में बताया ही नहीं है। तो ये बड़ी खुश हो जाती है कि यानी अब इन दोनों का रिलेशन इतना भी अच्छा नहीं है। फिर इसके बाद शैन की ग्रैंडमा जिया को ब्रेसलेट दे रही होती है और ये महंगा ब्रेसलेट देकर जिया शॉक होती है। तभी शैन जल्दी से कहता है कि तुम ले लो, ये फेक है। तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, ये रियल है। तो शैन यहाँ पर अपनी ग्रैंडमा को समझा देता है कि वो भी उनके साथ मिलकर एक्टिंग करे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिन जिया के मॉम डैड से मिलने उनके घर जाती है और उन्हें 2 मिलियन देते हुए कहती है कि आप लोग को मेरी हेल्प करनी है
जिया और शैन का डिवोर्स दिलवाने में। अगर आप लोग ने मेरा काम कर दिए तो इस काम के बाद मैं आपको 3 मिलियन और दूंगी। फिर जिया की मॉम डैड तो पैसों के लालच में तुरंत ही इस काम के लिए मान जाते हैं और फिर जिया की मॉम तुरंत ही उसे कॉल करके कह देती है कि अगर तुम अपने ट्विंस बच्चों के बारे में जानना चाहती हो तो कल 2 बजे मेरे बताए हुए एड्रेस पर अपने गरीब हस्बैंड के साथ पहुंच जाना। फिर जिया शैन को लेकर अपनी मॉम के बताए हुए एड्रेस पर पहुंचती है और उनसे पूछती है कि अब आप बताओ कि मेरे बच्चे कहाँ पर हैं। तो जिया की मॉम कहती है कि वो तो तुम्हारे आज के परफॉर्मेंस पे डिपेंड होगा। फिर जिया बहुत ही परेशान होने लगती है और शैन से कहता है कि परेशान मत हो, हम देखते हैं कि आखिर तुम्हारी फैमिली क्या करना चाहते हैं। अब यहाँ पर एक बंदा आकर इन लोग को घर दिखाने लगता है और जिया की मॉम और जिया की पूरी फैमिली उसके साथ घर देखने के लिए चली जाती है। शैन यहाँ जिया से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं सब हैंडल कर लूँगा। और फिर ये अकेले में स्टाफ से कहकर अपना सुप्रीम कार्ड यूज़ करता है और जिया के लिए सबसे महंगा घर खरीद लेता है और स्टाफ को समझा देता है कि वो जिया के इस फैमिली के सामने आकर क्या बोले। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जिया और शैन साइड में बैठकर देख रहे होते हैं कि कैसे उसके मॉम डैड एजेंट से कहकर अलग अलग घर देख रहे होते हैं, वो भी बहुत महंगे महंगे वाले। ये सब देखकर ये लोग स्माइल कर रहे होते हैं और जिया की मॉम एक महंगा घर सिलेक्ट करने के बाद जिया और शैन को आवाज़ देने लग जाती है और घर का पेमेंट करने के लिए कहती है, पर वो लोग तो जानबूझ के अपने दोनों में ही लगे होते हैं और इन लोग की बातों को इग्नोर करते हैं। तो जिया की मॉम से चिल्लाने लग जाती है कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती है, उसकी जिम्मेदारी है कि अपने भाई के लिए एक वेडिंग हाउस खरीद के दे। जिया भी अपनी मॉम को चिल्लाती है कि आखिर उसका इन सबसे क्या लेना देना है और ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है। फिर जिया का उसके मॉम डैड के साथ आर्ग्यूमेंट होने लगता है और जिया और शैन तो कह देते हैं कि वो लोग इन लोग के लिए घर नहीं खरीदेंगे। जिया की मॉम काफ़ी गुस्सा होने लगती है, तभी स्टाफ यहाँ पर आकर शैन को विला के डॉक्यूमेंट ला के देती है तो जिया की मॉम डैड ये सब छीन लेते हैं और जिया की मॉम तो बड़ी खुश होने लगती है कि अब उनके बेटे को घर मिल गया है। पर फिर जिया के डैड उसमें जिया का नाम पढ़ लेते हैं और कहते हैं कि आखिर ये क्या है, इसमें तो हान का नाम नहीं बल्कि जिया का नाम है। फिर जिया की मॉम से चिल्लाकर पूछती है कि तुमने इसमें अपना नाम क्यों लिखी हो, इसमें तो तुम्हारे भाई और तुम्हारी सिस्टर इन लोग का नाम होना चाहिए था। तो स्टाफ इन लोग को बताती है कि एक्चुअली में ये विला मिस जिया को लॉटरी जीतने पर मिला है और वो हमारी लकी कस्टमर है, इसलिए उन्हें इस विला के लिए कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये सुनकर तो जिया के मॉम डैड बड़े गुस्सा हो जाते हैं कि मस्त फ्री घर वाला ऑफर था और इन लोग को मिला भी नहीं। ये लोग जिया से कहते हैं कि वो ये घर इन लोग को दे दे, पर जिया नहीं मानती है। और फिर एजेंट तो जिया की फैमिली पर बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है कि उन लोगों ने उसका टाइम वेस्ट कर दी। फिर वो इन लोग को सिक्योरिटी गार्ड से कहकर बाहर करवा रहा होता है और जिया की मॉम से काफ़ी सारी बातें सुनाती है। फिर जिया तो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है और शैनू से देखकर सोचता है कि काश अगर शाह और बाव सच में उसके बच्चे होते तो कितना अच्छा होता। फिर नेक्स्ट सीन में जिया हॉस्पिटल गई होती है और यहाँ पर डॉक्टर इसे बताता है कि एक्चुअल में उसके दोनों बच्चे बीमार होकर मर गए थे। ये सुनकर जिया अपसेट होकर चली जाती है और हमें पता लगता है कि डॉक्टर को ये बोलने के लिए लिन ने बोली थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाओ और बाओ को बच्चे स्कूल में बुली कर रहे होते हैं और तभी जिया यहाँ पर इन लोग की हेल्प के लिए पहुँचती है और देखती है कि जिस बच्चे ने इन लोग को बुली किया होता है वो हान और मैंग का बेटा होता है। जिया तो शाओ और बाओ के लिए अच्छे से लड़ रही होती है, पर जो स्कूल की टीचर और हेड होते हैं ये लोग जिया के अगेंस्ट होते हैं और उसे स्कूल से निकालने की बात कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर शैन आ जाता है और वो जिया को प्रोटेक्ट करने लगता है और इन लोग को चिल्लाता है कि आखिर ये लोग इसकी वाइफ और बच्चों को ऐसे बुली कैसे कर सकते हैं। फिर रात में हम देखते हैं कि शैन जिया की चोट पर मेडिसिन लगा रहा होता है, तभी वो सोचती है कि वो उसे किस करने वाला है, पर फिर ये लोग देखते हैं कि दोनों बच्चे इन लोग को देख रहे हैं तो ये लोग शाय हो जाते हैं और फिर शाह और बाव जिद करने लगते हैं कि इन दोनों के साथ एक साथ रूम में सोना है। तो शैन और जिया को मानना पड़ता है और फिर रात में शाह और बाव रूम में से उठकर चले जाते हैं। फिर जिया जब सुबह उठती है तो वो शैन को देखकर बहुत ही शाय होकर रूम से भाग जाती है। फिर कंपनी में हम देखते हैं कि लिन जिया से बदला लेने के लिए उसे शैन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बता देती है कि शैन ने उसे अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखा है और वो तो असल में गो ग्रुप कंपनी का सीईओ है। वो जिया को भड़काती है कि शैन उसे प्यार करता ही नहीं है, इसलिए उसने उसे सच नहीं बताया। फिर जिया घर आने के बाद शैन से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है और फिर शैन से नील डाउन होकर काफ़ी माफ़ी मांगता है कि उसने ये सब जानबूझ के नहीं किया। शुरू में उसे लगा था कि सच में वो पैसों की लालची लड़की है और बाद में वो उसे इसलिए नहीं बता पाया ताकि उसे शौक न लग जाए। फिर जिया अभी भी इसे गुस्सा होती है लेकिन वो मान जाती है। नेक्स्ट डे शैन की ग्रैंड माँ जिया से मिलने आई होती है और उसे बताती है कि शैन के बोलने की वजह से उन्हें उससे झूठ बोलना पड़ा। और फिर शैन की ग्रैंड माँ जिया को शॉपिंग पे लेकर जाती है और उसके लिए बहुत सारी चीज़ें खरीदती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि कंपनी में फैशन शो चल रहा होता है और यहाँ पर सभी इन्वेस्टर को जिया की डिज़ाइंस बड़ी पसंद आ रही होती है और ये सब देखकर लिन को अच्छा नहीं लगता। वो मैंग के साथ मिलकर जिया की बेइज्जती करने के लिए उसका कोई वीडियो लगाना चाह रही होती है, पर यहाँ पर तो वीडियो नहीं बल्कि उसी की ऑडियो प्ले होने लगती है और सभी लोग सुन रहे होते हैं कि कैसे उसने जिया के बच्चों को उससे दूर कर दी थी
और उसे बताने के लिए बोली थी कि उसके बच्चे मर चुके हैं। ये सुनकर तो ये शॉक हो जाती है और तुरंत ही ऑडियो को बंद करने के लिए कह रही होती है। यहाँ पर जिया इसे पूछती है कि आखिर ये सब का मतलब क्या था, तो ये कहती है कि ये फेक है और इस सिक्योरिटी गार्ड को बोलकर जिया को यहाँ से निकालना चाह रही होती है और उसे कंपनी से भी। पर तभी यहाँ शेन शाओ और बाओ के साथ जिया को प्रोटेक्ट करने के लिए पहुंच जाता है। लिन शाओ और बाओ को ये कह रही होती है कि मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, पर ये लोग कहते हैं कि नहीं। फिर शैन भी इसे कहता है कि तुम एक पैसों की लालची लड़की हो और आखिर तुम ऐसे टाइम पर भी झूठ कैसे बोल सकती हो। अब मुझे सारा सच पता है, तुमने मुझसे सब झूठ बोली थी। और फिर शैन हॉस्पिटल की डीन को बुलाकर सारा सच बुलवा लेता है कि लिन ने ही जिया के बच्चे चुराई थी और उसे झूठ बोलने बोली थी। फिर उसके बाद शैन जिया को आज के कंपटीशन की विनर अनाउंस करता है और फिर उसे सॉरी बोलते हुए मना ही लेता है। फिर हम देखते हैं कि जिया और शैन की लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही होती है। शैन घर पे जिया और बच्चों के लिए कुकिंग करता है और ये लोग मिलकर शाओ और बाओ का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और एक दूसरे को केक लगाकर बहुत ही इंजॉय करते हैं। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।